नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पूरे देश में फैला और चर्चा का एक मुद्दा बन गया। हालांकि हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला है 3 महीने से भी अधिक समय बीत चुका है, लेकिन विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान के जयपुर में मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक बार फिर हिजाब के नाम पर भड़काने की कोशिश की है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक कार्यक्रम में कहा, हिजाब और पर्दा भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है और ये भारतीय संस्कृति देश ने छोड़ दी और पश्चिमी संस्कृति को अपना लिया, सिवाय राजस्थान की। यहाँ बहुत से समाज की औरतों ने आज भी अपना घूंघट नहीं छोड़ा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो उडुपी, मैसूर, बेंगलुरु में लड़कियों के हिजाब खींच रहे हैं वो आएँ और राजस्थान की महिलाओं का घूंघट उतार कर देखें। मौलाना सज्जाद नोमानी ने आगे कहा कि राजस्थान की महिलाओं, काश तो मेरा ये पैगाम उन महिलाओं तक पहुंचाओ जिन्होंने आज तक घूंघट नहीं छोड़ा। तुम घूंघट मत छोड़ना, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है। सज्जाद नोमानी ने ज्ञानव्यापी मुद्दे पर भी बयान दिया और कहा कि राजा खामोश है क्योंकि वो सारी साजिशों को पर्दे के पीछे से अंजाम दे रहा है। और अब राजस्थान में घूंघट को लेकर जो मुद्दा उठ गया है और मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने जो घूंघट के ऊपर टिप्पणी की है, उसका आगे चलकर क्या कुछ होने वाला है और इस टिप्पणी के मायने क्या है, क्या वाकई में इस टिप्पणी को गंभीरता से समझा जाएगा। क्योंकि दरअसल वर्तमान की राजनीति में यह हो रहा है कि बात चाहे गंभीरता से कही जाए, चाहे संजीदगी से, लेकिन उसके पीछे के मतलब हजारों होते हैं और उन्हीं हजारों मतलब से सियासत रोज अंगड़ाई लेने लगती है। और इसी अंगड़ाई से अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को होता है तो वह आम आवाम को होता है, क्योंकि सियासत की इस अंगड़ाई से उनका अमन चैन खो जाता है, उनका सुकून खो जाता है और उनके हिस्से में जलते हुए शहर, बंद गलियां, कर्फ्यू और इंटरनेट की बंद सेवाएं आती हैं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम झा बीजेपी से, वरुण पुरोहित कांग्रेस से और मनराज गुर्जर राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले मुस्कुरा लीजिए, आप तीनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अभी ये मुस्कुराहट अंत तक बरकरार रहनी चाहिए, क्योंकि जब आप पगड़ियाँ और टोपियाँ उछालने लगेंगे तो फिर मुस्कुराहट चली जाएगी। लेकिन मैं कहूँगा कि ये मुस्कुराहट अमन और चैन के लिए पूरे देश में फैली रहे। इसी तरह कांग्रेस, बीजेपी और तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसी तरह मुस्कुराते रहें और ये मुस्कुराहट देश में बिखरती रहे। श्याम जी, ये जो घूंघट पर बात आ गई है, घूंघट पर जो मौलाना सज्जाद नोमानी का बयान है, इसको किस मायने में देखते हैं आप? आ गया है कि उस मलाई का खर्च चुकाना है हमें राहुल गांधी। मैंने देखा, अभी मैं सही जवाब देना आपके डिस्कशन के बाद। मैं एक एक करके सबके पास आऊँगा। वरुण जी, सबके पास आऊँगा। श्याम जी, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? श्याम जी, मौलाना सज्जाद नोमानी के बयान को किस परिप्रेक्ष्य में आप लेते हैं? चलिए मैं आऊँगा आपके पास। वरुण जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मौलाना सज्जाद नोमानी का बयान, मैसूर, उडुपी और बेंगलुरु में लड़कियों के हिजाब खींचे जा रहे हैं, वो आए और राजस्थान की महिलाओं का घूंघट उतार कर देखें। फिर आगे उन्होंने कहा, इस बात को संभालते हुए कहा या क्या पता कैसे कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि राजस्थान की महिलाओं, काश तो मेरा ये पैगाम उन महिलाओं तक पहुंचाओ जिन्होंने आज तक घूंघट नहीं छोड़ा। तुम घूंघट मत छोड़ना, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा है।
सज्जाद नोमानी ने ज्ञान व्यापी मुद्दे पर भी बयान दिया। श्याम जी, मौलाना सज्जाद नोमानी ने ये जो बयान दिया है घूंघट के परिप्रेक्ष्य में, आपको इसको कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर जी, जो तालिबानी सोच वाला आदमी हो, जिसकी विचारधारा तालिबानी हो, जो तालिबानी समर्थक हो, ऐसे आदमी का जो भी बयान आएगा, आप सोच सकते हैं कि किस तरह का बयान आएगा। उसने जो बयान दिया राजस्थान में आके, घूंघट प्रथा के लिए बोला, चाहे हिजाब के लिए बोला, हिजाब का जो विरोध हुआ, जहाँ कोई स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ कोई वहाँ का यूनिफॉर्म कोड है, वहाँ हिजाब का या बुरखे का विरोध है। आप सार्वजनिक जीवन में अपने जहाँ जहाँ बुरखा पहनना हो, हिजाब पहनना हो, पहन सकते हैं, लेकिन एक जो यूनिफॉर्म होता है स्कूल का या कॉलेज का या किसी इंस्टीट्यूट का, जहाँ ताकि सभी लोग एक समान दिखे, आपस में किसी के एक दूसरे के प्रति पहनावे को लेकर के कोई वैमनस्य पैदा ना हो, व्यभिचार पैदा ना हो, तो ऐसी स्थिति में वहां पर हिजाब का विरोध है, बुरखे का विरोध है। क्या कोई विद्यालय में या कोई स्कूल में या कोई कॉलेज में कोई महिला राजस्थान की घूंघट करके जाती है? कहाँ देखा उसने? उसको क्या पता हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की संस्कृति के बारे में क्या जानकारी है उसको? वो सनातन धर्म संस्कृति के बारे में, हिंदू संस्कृति के बारे में ज्ञान देने आया राजस्थान में, जयपुर में। राजस्थान के बारे में क्या जानता है वो? उसके कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी तालिबानी सोच के आदमी को राजस्थान के लोग नकारते हैं सिरे से। उसने, तालिबान ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया और सत्ता काबिज की, कितनी महिलाएं, कितने बच्चों, कितने पुरुषों की जान गई, उसका समर्थन किया उसने, खुलेआम समर्थन किया। ऐसे आदमी का राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। राजस्थान के लोग सिरे से नकारते हैं ऐसे आदमी। ठीक है वरुण पुरोहित जी, ये जो इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं, और क्या वाकई में हम बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं? क्योंकि वैचारिक जो मंथन चल रहा है उसमें किसी भी तरह का अमृत कहीं निकलता नहीं दिख रहा है। इस वैचारिक मंथन में जब भी देखिए आप, जब वैचारिक मंथन होता है तो उसके पश्चात जो जहर निकलता है, इससे पूरी आवाम पीड़ित हो जाती है। अब ये घूंघट के बयान को किस परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा? श्याम जी कह रहे हैं कि तालिबानी सोच का आदमी है, तालिबान का समर्थन किया था मौलाना सज्जाद नोमानी ने, तालिबान जब अफगानिस्तान में कायम हुआ था तो। लेकिन अब घूंघट के ऊपर भी बात हो गई है। देखिए त्रिशूल जी, घूंघट के ऊपर जो बात है, हमारी एक सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है, हिंदुस्तानी सोसाइटी, भारतीय संस्कृति, एक प्रोग्रेसिव और डायनामिक सोसाइटी। जैसे जैसे समय बढ़ता है, जैसे जनरेशंस आगे आती है, उसके समय के अनुसार हम एडेप्टेशंस करते हैं हमारी लाइफ को अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बनाने की। अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आपको ध्यान होगा उन्होंने 2-3 बार अपने भाषणों में कह चुके, भाई घूंघट से बाहर आना होगा, प्रोग्रेस करनी है तो हम लोग। हमारी सोच इस प्रकार की प्रोग्रेसिव सोच है, डायनेमिक सोच है, आगे बढ़ाने की सोच। प्रियंका जी ने जब हिजाब रो आई थी, वो अलग बात है, कुछ लोगों ने गलत इंटरप्रेट करने की कोशिश की होंगी, प्रियंका गांधी के नाम से थर्राते हैं व्याकरण। लेकिन प्रियंका गांधी जी का आप उनके शब्दों को, बयानों को देखिए, उन्होंने कहा था ये स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है किसी भी महिला की, वो क्या पहने। रही बात स्कूल की ड्रेस की, तो हाईकोर्ट अपना जजमेंट दे चुका है। ये हाईकोर्ट जजमेंट की बात नहीं है। स्कूल में अगर आप नहीं पसंद करते हो, आप मिशनरी स्कूल में या दूसरे प्रकार के स्कूल में, तो आप अपने, जो आप खुद भी तो अपने चलाते हो, आप अपने स्कूल चलाते हो, विद्यालय चलाते हो, उसमें आप अगर इस प्रकार की सोच रखते हो तो बच्चों को वहां पढ़ाइए। अब जिस स्कूल में आप पढ़ते हो उसकी जो ड्रेस कोड है वो तो अपना नहीं पड़ेगी। आप ये थोड़ी आप अपने मन से हिजाब पहनोगे नहीं पहनोगे, ये धार्मिक कलर देना है, इसको मैं सही नहीं मानता। छोटे बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों का मानसिक विकास करना होता है, इन चीजों में नहीं ले जाना होता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हो राजस्थान में क्यों आए, अभी ओवैसी जी भी थोड़े दिन पहले आए। राजस्थान को उन्होंने एक चारागाह समझ रखा है। बाहर से आते हैं, यहाँ आकर के बयान देते हैं। इस पे मैं अशोक गहलोत जी से मिलूंगा 1-2 दिन में, जयपुर आएंगे, जब उनसे एक डेलीगेशन लेके मिलूंगा कि बयानवीर जो राजस्थान में आते हैं, राजस्थान का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, इसके खिलाफ कोई ना कोई कानूनी कार्यवाही या कोई ऐसी चीज करनी चाहिए। सब पार्टियों को सर्वदलीय
तक बुला करके, ये बाहर के लोग आके राजस्थान को चारागाह नहीं समझे। राजस्थान की जो संस्कृति घूंघट पे उन्होंने टोक लगाई है, राजस्थान की संस्कृति घूंघट की नहीं थी, ये सम्मान लिहाज की संस्कृति थी कि भाई कोई बड़ा बुजुर्ग आता है तो सर ढक के बात कर लो। ये तो हमारे नेता भी करते हैं, बड़े बुजुर्ग भी करते हैं। आपको ध्यान होगा जब राष्ट्रपति बन जाते थे तो किसी राष्ट्रपति ने अगर टोपी नहीं लगाई अपने कार्यकाल में तो उसको भी लोग क्रिटिसाइज करते थे कि हमारे पगड़ी टोपी साफा पहनना चाहिए, ये तो हमारी संस्कृति है। लेकिन आप उसको, जैसे आप ये प्राचीन संस्कृति देखिए, प्राचीन संस्कृति में हमारे जो इनका इंटेंशन है वो घूंघट संस्कृति नहीं थी। आप देख लीजिए, महाभारत का लो चाहे रामायण का लो, ये। लेकिन अब जो आप ये जो पॉइंट अपन उठा रहे हैं मौलाना का या वो तौकीर रजा जी का, इन लोगों का, इनकी देखिए मुसलमान और रेस्ट ऑफ मुस्लिम्स यानी इस्लामिक जो फिलोसफी है उसको मानने वाले और रेस्ट ऑफ इस्लामिक जो इंडिया के अंदर है, हिंदुस्तान के अंदर, हमारी संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, मैंने कहा प्रोग्रेसिव डायनेमिक है। अब दोनों का मेल क्यों नहीं खाता, इस पे डिस्कशन लंबा चल सकता है। क्यों? क्योंकि इनका जो सोशल स्ट्रक्चर है वो हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स को मैच नहीं कर सकता। अब इनके यहाँ गोत्र नहीं टालते, इनके यहाँ मतलब कई आप सोशल सिस्टम्स देखोगे, उसका क्रिटिसिज्म मैं नहीं कर सकता। इनका इस्लामिक लॉ मानते हैं, इनके इस्लामिक सिस्टम है। हमारे यहाँ पर स्टैटिक सोसाइटी नहीं है। हमारे यहाँ पे ये कहते हैं साहब बहुत सारे देवी देवता नहीं है, एक प्रतीक है। आपको जिस प्रकार की आपके अंदर सोच है, भगवान को या सुपर पावर को मैं किस प्रकार से मानूंगा, मैं कैसे मेरी आस्था प्रकट करूंगा, कैसे मेडिटेशन करूंगा, अपना अंदर की आत्मा का कैसे सुधार करूंगा, वो हमारी फिलोसफी, वे ऑफ लाइफ है। तो इनकी एक कॉम्पैक्ट सोसाइटी है, कॉम्पैक्ट फिलोसफी है, हमारी फिलोसफी ओपन है, डायनेमिक है, तो उसका कंपैरिजन नहीं है। अब अगर हम ओवरलैप करें मुस्लिम जो इस्लामिक जितनी भी संस्कृति बोले या फिलोसफी या सोच बोले, उसको ओवरलैप करोगे आप भारतीय संस्कृति, अब जैसे श्याम जी ने कहा सनातन संस्कृति वाले मानने वाले या जो भी नॉन इस्लामिक लोग हैं, तो उसको आप कैसे फॉलो कराओगे? ये अंतर्द्वंद चल रहा है, ये सामाजिक द्वंद चल रहा है देश के अंदर आज की तारीख में। वो इसलिए चल रहा है कि हमारी लिटरेसी खूब हो गई, एजुकेशन खूब हो गई इंडिया में। डेफिनेटली ये चीजें आनी थी कि भाई हिजाब रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, घूंघट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, ये कि सोशल जो डिस्कशंस है उसका प्रश्न है। लेकिन वो आकर के अगर राजस्थान में पॉइजनस बातें करते हैं तो उसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। और अशोक गहलोत जी तो कई बार घूंघट के खिलाफ बोल चुके हैं, घूंघट प्रथा से, लेकिन वो ऐसे नहीं बोल रहे जैसे ये दूसरे लोग बोल रहे हैं। हमने कहा भाई घूंघट प्रथा से आप बाहर आइए, आपको आगे पढ़ना है, लड़कियों को पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमारी डायनामिक प्रोग्रेसिव सोच। ठीक है मनराज जी, देखिए अब घूंघट को लेके बात उछाल दी गई है और ये सब राजस्थान की सियासी ज़मीन, राजस्थान को एक सियासी ज़मीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जब घूंघट की बात निकल गई है तो वो बात किसके परिप्रेक्ष्य में आएगी आने वाले दिनों में, उस पर क्या शोर मचेगा? क्या लगता है कि अब संभल के नहीं, सही बातें करने की आवश्यकता है? बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए मैं अभी वरुण जी को सुन रहा था, श्याम जी को सुन रहा था। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं और 21st सेंचुरी पोस्ट ट्रूथ एरा का है, जिसको हम सत्यता से परे, यानी कि आधुनिकता के अंदर अपने विचारों के साथ, अपनी स्वतंत्रता के आयामों के साथ और अपनी जीवन पद्धति में उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करना जो हमें हमेशा इंप्रूव करती है, हमें मजबूत बनाती है। लेकिन जिस प्रकार के बयान बार बार इन कथाकथित मौलानाओं के द्वारा, तथाकथित धर्म के पुजारियों के द्वारा आते हैं, ये भारतीय समाज को रूढ़िवादियों की बेड़ियों में जकड़ कर रखने का इनका एक प्रयास है। और ये प्रयास इसलिए है क्योंकि अगर इस समाज के लोग इस धारा से बाहर निकलेंगे तो इनका विरोध करेंगे, इनकी दुकानें बंद होगी, इनके प्रवचनों को कोई सुनने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए इन लोगों को इस चीज का बुरा लगता है और ये चाहते हैं कि इनके विचारों को एज ए जनता इनको सुने, इनको माने, इनको पूजे। 21st सेंचुरी में जिस विमर्श को हम चंद्रशेखर जी इस देश में सुन रहे हैं, इस देश की सरकारों ने इसको संरक्षण दिया है। अगर इस प्रकार के बयान कोई भी देता है जो इस देश की महिलाओं के खिलाफ जाता है, इस देश की महिलाओं को रूढ़िवादिता के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, वहां पर सरकारों को एक्शन करना चाहिए था। राजस्थान की सरकार को उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था और एक मैसेज देना चाहिए था उसी वक्त पे कि इस प्रकार के बयान, इस प्रकार के इंटॉलरेंस माहौल को हम स्वीकार नहीं करेंगे।
चंद्रशेखर जी, जब 3 तलाक को बैन करने का मामला आया तो ये सारे मौलाना उठकर एक तरफ आ जाते हैं। और आपको मैं बताता हूं, 3 तलाक में हलाला की जो व्यवस्था है ना, उस हलाला की व्यवस्था में ये बड़े बड़े पैसों बिल्कुल का मनराज जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। मनराज जी, लगता है कि शायद ये बयान कहीं से कहीं आपस में मैच नहीं कर रहा है जो मौलाना सज्जाद नोमानी ने दिया है घूंघट और हिजाब को लेकर, और ये आने वाले दिनों में ये भी कहीं ना कहीं उछल सकता है। और आपने जो कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, तो वरुण पुरोहित जी बैठे हैं, इनसे कह दीजिए कि राजस्थान की सियासी ज़मीन को या राजस्थान की ज़मीन पर सियासत नहीं हो, इसके लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चंद्रशेखर जी, देखिए, राजस्थान की परंपरा को, राजस्थान की प्रथा को एक ऐसे रूढ़िवादी सोसाइटी के साथ जोड़ना, मैं यहाँ पर किसी भी धर्म विशेष के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। मौलाना जी अगर ये चाहते हैं कि जो मुस्लिम धर्म के अंदर जिस प्रकार के बैरियर्स लगे हैं, मुस्लिम धर्म के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं को एक घर की चार दीवारी के अंदर बिठा कर रखा जाता है, मुस्लिम धर्म के अंदर महिलाओं को आजादी नहीं होती है, उस प्रकार की परिभाषा अगर वह राजस्थान की महिलाओं के संदर्भ में देना चाहते हैं तो राजस्थान की सरकार को यहाँ पर बोलना चाहिए था। राजस्थान की सरकार से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आकर उसको खंडित करना चाहिए था, और राजस्थान की सभ्यता, राजस्थान की संस्कृति पे, लेकिन इसलिए शायद राजस्थान की सरकार नहीं बोली होगी क्योंकि आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव है और राजस्थान की सरकार आजकल कुछ ज्यादा ही मुस्लिम प्रेम राजस्थान में दिखा रही है। उनको लगता है कि राजस्थान के मुस्लिम वोट बैंक इससे हमसे खिलाफ चला जाएगा, इसलिए राजस्थान की सरकार की तरफ से कोई कटाक्ष नहीं आता है। ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। अगर आप राजस्थान की दरा, जो संस्कृति, जो समायोजन की दरा है, हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ अतिथियों को भगवान माना जाता है, लेकिन क्या कोई अतिथि आकर हमारी महिलाओं के खिलाफ, हमारी माताओं बहनों के प्रथा के खिलाफ, हमारी माताओं बहनों की परंपरा के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देकर चला जाएगा? ये कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव का एक वातावरण बनाने का प्रयास और मुसलमानों को पार्टी पॉलिटिक्स अपने साथ जोड़ने का ये प्रयास, इस त्रिशंकु को समझना होगा चंद्रशेखर जी। और मैं जवाब चाहता हूं वरुण जी से कि क्या आपकी सरकार ने, क्या राजस्थान की सरकार ने कोई स्टेटमेंट दिया? क्या राजस्थान की सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी? क्या राजस्थान की सरकार राजस्थान की संस्कृति, सभ्यता को इस धर्म के मकड़जाल में फंसाने के लिए तैयार हो गई है? क्या वो भूमि उनको दे दी है? तो आने वाले समय में राजस्थान में क्या होगा, इस पर मैं आपसे, वरुण जी, मैं जरूर आपसे सुनना चाहूंगा। वरुण पुरोहित जी, वैसे श्याम जी, आपको भी कहना चाहिए था कि ये इस तरह के मामलों में अगर जो मनराज गुर्जर ने कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को ऑफिशियल स्टेटमेंट भी देना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल रोका जाना चाहिए कि इस तरह आप राजस्थान को सियासत के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। मैं आऊँगा श्याम जी आपके पास। वरुण जी, देखिए, ऐसा है, ये कोई कानूनी दावपेच इसमें नहीं लगा सकते आप। किसी ने क्या क्या कुछ गलत कहते हैं कानून की दृष्टि से तो अपने आप ही मुकदमा दर्ज होता है। घूंघट की प्रथा की अगर कोई बात कर रहा है, हिजाब की बात कर रहा है, तो कौन सी कानून की धारा में आप उनको गिरफ्तार करना रही है? तो एक्स्ट्रा जबरदस्ती की बात है। आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो। लेकिन जहां तक मैंने कहा, हम अगर इन्होंने एक बात ऐसी, मैं अभी बोलना नहीं चाहता कुछ इनको ऐसे शब्द, नहीं बोल दीजिए। हम अगर पागल तो है नहीं, हम मूर्ख तो है नहीं, तो खाली 20% 15% मुसलमानों के लिए ही काम करेंगे? ऐसी बात आप बार बार जो नैरेटिव क्रिएट करते हो ना, गलत है आप लोग जो करते हो। अपनी सोच को बदलो आप। अगर ऐसी बात होती थी, अशोक गहलोत जी 2-2 बार घूंघट हटाने की बात नहीं करते, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। राजस्थान की सरकार तो मैं नहीं बोला आपके, मैं बीच में नहीं बोला। आप तालिबानी मत बनो, आपको तालिबानी सोच। बिल्कुल मनराज जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार सुन लीजिए। हाँ, मैंने आपको शुरुआत में कहा, अगर ये समझ पा रहे मेरी बात को, हमारी सोसाइटी डायनेमिक और प्रोग्रेसिव है। हम खुद, हमारे तो प्रियंका गांधी ने भी कहा, अशोक गहलोत जी ने भी आह्वान किया, अगर कोई आकर के ऐसी बात बोलता है, सामाजिक बात बोलता है, क्योंकि मुसलमानों में पर्दा, बुर्का, ये सब चलता है, तो वो हिजाब, तो अगर वो कोई बोलता है तो आप उसको कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? 30 करोड़ आदमी रहते तो आप कर लो, आपकी केंद्र सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी तौकीर राजा तो उत्तर प्रदेश से है, कर लेते ना वहां गिरफ्तार। मेरी कोई सरकार नहीं है, मेरी कोई सरकार नहीं है, मेरी कोई सरकार नहीं है, मेरी कोई सरकार नहीं है।
से बात कर रहा था, मैं ऐसे मौलानाओं से बात नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। श्याम जी, आप तो वरुण जी का तरीका अनुसरण थोड़ी कर रहे हैं, बीजेपी ऐसा को। लग रहा है बीजेपी कांग्रेस के पीछे चल रही है राजस्थान में। चंद्रशेखर जी, मैं बोलना चाहूंगा हम्म कि जिस प्रकार से वरुण जी कह रहे हैं हम्म कि अशोक गहलोत जी ने हम्म पर्दा प्रथा के लिए बोला कि महिलाओं को 21वीं सदी में खुल के आना चाहिए, पर्दा प्रथा से अब काम नहीं चलेगा, पर्दा हटाना पड़ेगा। हम्म एक ये मुस्लिम प्रेम ही है हम्म कि वो कभी बुरके के लिए नहीं बोल पाए, हिजाब के लिए नहीं बोल पाए। हम्म अगर प्रियंका गांधी बोली तो समर्थन में बोली कि जिसको जो पहनना है पहने, हम्म जिसको हिजाब पहनना है पहने। हम्म आप सनातन संस्कृति के लिए, हम्म हिंदू संस्कृति के लिए बोल सकते हो कि ये भैया घूंघट गलत है, ये कुप्रथा है, इसको हटाना चाहिए। हम्म क्या कभी कोई बोला हम्म कि बुरखा कुप्रथा है, हिजाब कुप्रथा है, इसको हटाना चाहिए? कोई नहीं बोलेगा। वरुण जी, एक तरफा बात करना और फिर बोलेंगे, अभी वरुण जी बोले कि 20% मुसलमानों के लिए हम नहीं करते। मुसलमानों का प्रेम कांग्रेस के प्रति और कांग्रेस का प्रेम मुसलमानों के प्रति पूरा भारत जानता है, पूरे भारत ने देखा है, महसूस किया है और भोगा है। लेकिन तो आप इसके लिए- कटघरे में खड़ा कर देते हो ना उनको बार बार 2080 में, तब फिर उन्हें इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट देना पड़ता है। त्रिशूल जी मैं बोलूं? देखिए त्रिशूल जी, अब मैं जाना नहीं चाहता था, पर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं वो लोग, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, अटल जी अडवाणी जी की बात नहीं कर रहा हूं। वो लोग क्या है, कांग्रेस को जानबूझ के क्यों खुद काम करना नहीं चाहते, 8 साल में सर्वनाश कर दिया देश की इकोनॉमी का, तो उससे ध्यान भटकाने को भाई कांग्रेस मुसलमान मुसलमान करती। आप मुझे बताइए कांग्रेस ने कब मुसलमान मुसलमान किया? तो इंदिरा गांधी की तो कैबिनेट में 50% ब्राह्मण रहा करते थे। आप मुझे बताइए कौन से कांग्रेस के नेता ने अपनी बेटियां मुसलमानों से ब्याही? राजस्थान की बात कर रहे हैं आप, इस मैं बोलता नहीं हूँ ऐसी बातें, पर ये मान नहीं रहे दोनों जने। इंदिरा गांधी के बारे में बता दीजिए भाई, आप बताओ ना, आपने कितने अपने मंत्री बना रखे, कितने हिंदू लड़कियों को ब्याही मुसलमानों से? क्यों ब्याही? आप में हिंदू प्रेम था तो क्यों ब्याही उनको? फिरोज खान के कब्र पे कोई फूल चढ़ाने तो जाओ। प्रेमी है आप बताइए। फिरोज खान के कब्र पे कोई फूल चढ़ाने तो जाओ। फिरोज खान की जन्म शताब्दी उस पे कोई फूल चढ़ाने तो जाओ। मैं तो, आप तो कह रहे हो मुसलमान प्रेमी है, फिर हम पे क्या प्रश्न उठा रहे हो? आप कैसे दे रहे हो मुसलमानों को बेटियां? वो तो जवाब दो, उस पर नहीं दोगे जवाब। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये दरअसल बात ये नहीं है, बात ये है कि आप सामाजिक द्वंद्व है। राजस्थान को बिल्कुल वहाँ ले जाना चाह रहे हैं जहाँ राजस्थान निकल के आया है जिस रूढ़िवादिता से, और उसी से जोड़ा जा रहा है, और सरकार का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, और आप बीजेपी पे से कह रहे हैं कि मुसलमानों को बेटी कौन जा रहा है? आप इतने विद्वान हो, त्रिशूल जी इतने विद्वान हो, किसी के स्टेटमेंट पे सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेट देगी? बिल्कुल आना चाहिए। राजस्थान को अगर सियासी, राजस्थान का अगर सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, 4 दिन बाद, अगर 4 दिन बाद स्टेटमेंट का कहीं ना कहीं राजस्थान में बवाल बनता है तो फिर कौन स्टेटमेंट देगा? बताइए आप जरा। अरे भाई, ये कोई बवाल का स्टेटमेंट ही नहीं है, मैंने खुद ने खंडन किया इस बात का। अशोक गहलोत जी तो पहले ही कह चुके। आप ही बात कह रहे हो बुर्का उतारने की बात, दूसरे के लिए आप कैसे कर सकते हो? ये तो मुसलमान लोग खुद आगे आएंगे बुर्का उतारने को, आप कैसे कर सकते हो? आप करो, आपकी हिम्मत है तो आप फिर आप घूंघट की बात भी नहीं कर सकते ना। क्या हिंदू मुसलमान क्या होता है? ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ मैं आपके पास। मनराज गुजर जी, मनराज जी, मनराज जी नहीं कर सकते हैं गोत्र में विवाह? मनराज जी नहीं कर सकता। आपने कानून क्यों नहीं बनाया? बनाते ना। ये जहरीले बयान, कानून बनाया, ये प्रयोगवादी बयान। कानून 65 साल थे ना सत्ता में, 70 में क्यों नहीं बनाया कानून? करिए 70 साल करके आप अटल जी को क्यों गालियां बकते हो टीवी के ऊपर? बीजेपी वाले 65 साल बोल रहा हूँ, माननीय। अरे 54 साल थे, 54 साल थे। आप सुनिए इस बात को। 54 साल के अलावा आप क्यों पूर्वजों को गालियां बकते हो दिन भर बैठ करके? बीजेपी वाले सुनिए, आप खाली एक श्याम जी, वरुण जी, श्याम जी, वरुण जी सुनिए। मनराज जी, क्या लगता नहीं है कि इस बयान, इस तरह के बयान कहीं ना कहीं आगे चल के विवाद का विषय बनते हैं और उनको समय पर रोका जाना जरूरी है, समय पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए?
चंद्रशेखर जी, पहले तो मैं वरुण जी के गुस्से के आयामों को समझ सकता हूँ। मैंने वरुण जी के बारे में कुछ भी शब्द नहीं बोला, उन्होंने बोला इन मौलानाओं को। तो पहले तो मैं आपसे करता हूँ कि मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं हिंदू धर्म को मानने वाला, मैं हिंदू धर्म को नहीं। आप इस प्रकार के शब्दों, इस प्रकार नहीं, मैंने बिल्कुल भी, मैं हिंदू धर्म को मानने वाला एक सनातन धर्मी हूँ। मैं यहाँ किसी पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ से नहीं आता हूँ। मैं बीजेपी की भी आलोचना करता हूँ, मैं कांग्रेस की भी आलोचना करता हूँ, और मैं पार्टी पॉलिटिक्स के साथ किसी प्रकार का कोई एनालिटिक या कोई मेरा एसोसिएशन नहीं है। मेरा इस प्रकार के जो शब्द आप किसी के लिए बोल रहे हो, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूं। आप एक सीनियर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखते हो, इस प्रकार के बयान देना कहीं ना कहीं आपकी अस्मिता के साथ है, या आप क्या कहते हो, या आपको इस पर सोचना चाहिए। दूसरी बात, इस प्रकार के बयान सांप्रदायिक सौहार्द को एक तरीके से बिगाड़ने का काम करेंगे। और मैं, आप कह रहे हो वरुण जी की ये क्या संवैधानिक पोस्ट पे हैं, आपके अशोक गहलोत जी, कोई एक एमएलए कहीं चला जाता है तो इतना बड़ा मीडिया में आके बयान देते हैं। एक छोटा सा एमएलए, एक छोटा सा प्रधान का कोई घटना हो जाती है, आके बयान देते हैं। राजस्थान के अंदर कोई एमएलए अधिकारियों को पीटता है। राजस्थान के अंदर किस प्रकार का एनवायरमेंट आपकी सरकार ने बना रखा है। देखो, मैं, आप टोकेगा मत, मैं सुनिएगा ध्यान से और जवाब दीजिएगा। मैं आपसे जवाब चाहता हूं। एमएलए कूटता है, आप राजस्थान के एमएलए को ले जाके होटलों में बंद करते हो। जनता के ऊपर आपका कितना ध्यान है, ये तो आपको आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा। ठीक है, रही बात, ठीक है, मैं मनराज जी आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास। मनराज जी, इस तरह के बयान क्या वाकई में कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक नहीं है? जो बयान फिर निकल कर आ गया है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसको गलत परिप्रेक्ष्य में लिया जा सकता है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे प्रिय आदरणीय, परम आदरणीय वरुण जी जिस प्रकार से बचाव कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन वरुण जी, अगर 5 दिन बाद राजस्थान में कोई बवाल हो जाता है तो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी आके कहेंगे भारतीय जनता पार्टी दंगा करवा रही है। क्या उस समय आप इन प्रकार के इस बयानों का कोई आधार नहीं बनाएंगे? मैं मानता हूं कि कोई स्टेटमेंट है, लेकिन स्टेटमेंट बड़ा है, राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा है, इसलिए कोई कांग्रेस पार्टी का बयान हो। और दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि भाजपा भी कहीं ना कहीं अपने एक तरफा बयानों की वजह से, एक तरफा पक्ष की वजह से उस आयाम को नहीं डील कर पाती है। भारत का संविधान सभी धर्मों को साथ लेकर चलने का अधिकार देता है, और भारत के संविधान के आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का फंडामेंटल राइट है। बोलने की आजादी आर्टिकल 19 के तहत संवैधानिक है। लेकिन क्या उस संस्कृति, उस अस्मिता के ऊपर बयान देकर किसी प्रकार का बवाल पैदा करके सांप्रदायिक हिंसा पैदा करना, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, क्या ये कथन ठीक है? और अगर इस प्रकार के बयानों को वरुण जी ठीक मानते हैं तो फिर बधाई हो, राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आपको, राजस्थान की जनता के हितों में काम करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो वरुण जी। लेकिन इस प्रकार के बयानों का खंडन करना जरूरी है, तभी हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना पाएंगे, तभी हम इक्वालिटी के आधार पर। मनराज जी, खंडन बीजेपी ने भी नहीं किया है राजस्थान में। मैं इसीलिए कह रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट भी वहीं आता है जहां उनको अपना पॉलिटिकल फायदा दिखता है। श्याम जी, भारतीय जनता पार्टी का भी स्टेटमेंट वहीं आता श्याम है। जी, देखिए, सरकार भी नहीं देख रही है और बीजेपी भी नहीं देख रही है कि राजस्थान को किस तरह सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद्रशेखर जी, हाँ, पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में घूंघट प्रथा कभी नहीं था। घूंघट प्रथा का आगमन जब से तुर्क और मुगल आए, उसके बाद अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए घूंघट प्रथा का, उनकी कुदृष्टि बचाने के लिए घूंघट प्रथा का समन्वय हुआ समाज के साथ। आपको पता है, कई बार जौहर करने पड़े, कई महिलाओं ने अपनी आहुति दे दी जौहर में। और ये जो प्रथा, इसकी अब कतई आवश्यकता नहीं है। इसको समय के साथ अब घूंघट को हटा देना चाहिए। और मैंने पहले भी कहा, जो घूंघट की
बात करने वाला व्यक्ति है वो क्या विचारधारा है उसकी, क्या सोच है उसकी, उसके बारे में पहले कह चुका हूं, दोबारा कहने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है महिलाओं के प्रति और महिला के उत्थान के प्रति, भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में उदाहरण पेश किया। 2 बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की महिला मुख्यमंत्री रही। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने तो उदाहरण पेश करके दिखाया है। हमें बताने की, वो स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है क्या महिलाओं के लिए होना चाहिए। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति हैं उसको राजस्थान कतई स्वीकार नहीं करता, कतई उस चीज को सिरे से खारिज करता है राजस्थान। और मैं इनके इस बयान का विरोध करता हूं जो राजस्थान में आकर के आग लगाने की कोशिश करते हैं इस तरह के मौलाना। और मैं आग्रह करना चाहूंगा वरुण जी से कि इस तरह के लोगों के प्रति जो भी कार्रवाई हो सकती हो उचित कार्रवाई करें। वरुण जी तो खुद कह रहे हैं ना, डेलीगेशन लेके जाऊंगा, अशोक गहलोत जी से मिलेंगे तो ये बात रखेंगे। यही बात तो वरुण जी आप कह रहे हैं कि राजस्थान को सियासत के लिए इस तरह इस्तेमाल नहीं होने दिया जाए कि कहीं ना कहीं संस्कृति पर कुठाराघात होने लगे। त्रिशूल जी, मैंने तो राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस बीजेपी दोनों का विरोध किया है। बाहर के लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है। लोकसभा में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में आपके प्रतिनिधित्व बाहर के आदमी यहाँ से आ करेंगे। मैंने इसको तो नेशनल चैनल्स पर उठाया क्योंकि हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक है, हम उठा सकते हैं, क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। दूसरी पार्टियों में पता नहीं डेमोक्रेसी है कि नहीं। जहां तक बात है महिला सशक्तिकरण की, आपको बताइए इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश की बनी जी, पहला राष्ट्रपति महिलाओं को कांग्रेस ने बनाया। मैं कांग्रेस बीजेपी पे नहीं जाना चाह रहा, पर भी अब इन्होंने कहा भाई भारतीय जनता पार्टी ने उदाहरण किया। तो भाई पंचायत राज में सबसे पहले सशक्तिकरण का बिल राजीव गांधी लाया है और 33% आरक्षण दिया, बाद में वो बढ़ता चला। तो ये जो भी सरकारें आती है उनको काम अच्छा करना चाहिए, ऐसा प्रयास रहता है। कांग्रेस ने खूब किया है, 54 साल राज किया है। तो भारतीय जनता पार्टी हो, अगली बार कोई तीसरी सरकार आएगी उसको करना चाहिए, करते रहेंगे क्योंकि हमारी सोसाइटी डायनामिक प्रोग्रेस। अभी जो बात, ये जो मौलाना ने स्टेटमेंट दिया है, ये देखिए इनका स्टेटमेंट आप उसको एनालिसिस करोगे तो महिला आयोग इसका संज्ञान ले सकता है, सरकारें या पुलिस इसका संज्ञान में नहीं ले सकती कि भाई आपको, उन्होंने ऐसा कहा भाई आप पर्दा प्रथा रहनी चाहिए, हिजाब रहना चाहिए। तो ये महिलाएं इसका विरोध करें, महिला आयोग जो है उसका संज्ञान ले, या भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस की महिलाएं, सामाजिक कार्यकर्ता एक एप्लीकेशन लगाई महिला आयोग में, तो नोटिस जारी हो जाएगा, जवाब पेश करना भारी पड़ेगा। लेकिन आप जबरदस्ती फोर्स करोगे नहीं, कांग्रेस की सरकार मुसलमान के साथ है, मुसलमान ऐसे करिए, गलत नैरेटिव क्रिएट करना। अगर ऐसा होता ना तो पूरे देश में ना तो हम राज करते। आज हमारे पास में जितना वोट बैंक है या जितनी भी हमारे वोट आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, खाली मुसलमान करते तो नहीं आते। इतनी मूर्ख कांग्रेस पार्टी नहीं है, खाली 15% वोटों के लिए करे, बाकी को छोड़ दे, ऐसे मूर्खता कोई पार्टी नहीं करती। ठीक है, समय की बात है, हमारे सेंट्रल सिस्टम दुरुस्त आज हुआ, जैसे जैसे घबरा गई पूरी बीजेपी। क्यों घबरा गई आज भाई? ईडी का नोटिस दिया, कोई सा भी नोटिस दिया, टॉपिक से अलग हट के बात कर रहा हूँ। कांग्रेस आज, मुझे खुद को आश्चर्य हो, 8 साल में पहली बार इतनी जबरदस्त रूप से पैन इंडिया जागृत होना, ये पार्टी के लिए अच्छा संकेत है। अब वो नोटिस के बहाने हो चाहे किसके बहाने, पार्टी सक्रिय तो हुई ना। ये कांग्रेस, जब कांग्रेस सक्रियता कांग्रेस की समाप्त होती है, दूसरी पार्टियां सत्ता में आती है, देश की इकोनॉमी, अटल जी अडवाणी जी युग तो मैंने पहले कहा, वो तो अलग था। आज की जो वर्तमान युग है, इसमें जो अब नई जनरेशन के नेता है, आजादी के बाद के नेता है, उनमें अधिकांश नेता ऐसे हैं क्योंकि वो कंफर्ट की लाइफ जी के आए। उन्होंने ना तो आजादी का आंदोलन देखा, ना जीवन संघर्ष देखा है। इसीलिए मैंने कई बार आपसे मेरी चर्चा भी हुई है, इसलिए आपको ध्यान हो, कुछ वर्षों में टीवी पे भी हुई है। ये इलेक्शन रिफॉर्म्स आवश्यक है। अब जिस आदमी के पास 500-500 करोड़ रुपए है, बिजनेस है, कंपनियां है, उसको आप लोकसभा में प्रतिनिधित्व दोगे तो क्या आम आदमी की बात समझेगा? इसलिए जो भारतीय संस्कृति की जो हम बात कर रहे हैं, राजस्थानी संस्कृति की बात कर रहे हैं, ये तो वही समझेगा जो समाज में रहेगा, जमीन पे रहेगा। इसीलिए मैंने कहा अशोक गहलोत जी ने जो मांग करी है, आह्वान किया, मान तो क्या करिए, आह्वान किया, लोगों को प्रेरित किया, एक मुख्यमंत्री करता है तो उसका फर्क पड़ता है, महिलाओं में उससे ताकत आती है। तो बार बार अभी एक पैनलिस्ट में जो अपने कर रहे हैं, बार बार मेरे से प्रश्न पूछने की कोशिश कर रहे हैं, भाई राजस्थान सरकार, आप चुनाव हारेंगे, हार जाएंगे, आप इतने चिंतित क्यों? चिरंजीवी योजना और सरकारी कई योजनाएं लागू करी, उसके बाद भी अगर हारते तो हार जाएंगे, डेमोक्रेसी। हम ये तो कर नहीं रहे जबरदस्ती, कोई ईडी पीडी सीबीआई दुनिया भर की लगा के कब्जा करके बैठे रहना चाहते।
जनता है, हर 5 साल में बदलती है, अच्छा काम करो तो भी, बुरा काम करो तो भी, जनता के ऊपर है इसमें। डेमोक्रेसी में इस बात को कि साहब आप धमकी दे रहे हो चैनल पे, साहब आपके साफ हो जाओगे, अरे भाई हो जाएंगे तो। लेकिन आप जो बात कर रहे हो ना संस्कृति की, तो संस्कृति की आपने जितनी बार जितना आपका टाइम पीरियड था ना मेरे से जो आपने बोला, उसमें आपने 1 या 2 मिनट त्रिशूल जी कहने से भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया। बाकी तो केंद्र में सरकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और प्रदेशों में नहीं है। वहां तौकीर रजा मैंने आपको पहले भी कहा, कहां से आए, यूपी से। वहां की सरकार क्यों नहीं बंद कर देती? सब कुछ कांग्रेस ही करेगी, बीजेपी नहीं करेगी किसी चीज को। ये चीज जो है ना, बार बार एक नैरेटिव देश के अंदर क्रिएट किया जा रहा है कि कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस ने ऐसा कर दिया। भाई कांग्रेस ने जो टेक्नोलॉजी लाया ना, राजीव गांधी पहला एटीएम लगा, भारतीय जनता पार्टी ने भारत बंद की बात करी थी, उस टेक्नोलॉजी का ही उपयोग करके आज और मैं आप बहस कर रहे हैं दूर दूर बैठे हुए भी। तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए। सबने हमारे देश उस टेक्नोलॉजी का ही प्रयोग करके वरुण जी देश में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। 2G 3G जीजा जी, 2G 3G जीजा जी। मैं आ रहा हूँ, आप ऐसे बोले वैसे बोले, मैं नहीं बोला आपके बीच में, आपने मेरे को 10 बार क्रिटिसाइज किया, तो यही मैं दर्शाना चाह रहा था। ये आपने बोल के तो कर दिया क्लियर कि आप ऐसे ही करोगे, और मैं मेरा जो संस्कार मैं वैसे करूंगा। ठीक है मनराज जी, देखिए संस्कृति को बीच में लाकर, और अगर कहीं ना कहीं आप बात कर रहे हैं अमन की, बात कर रहे हैं इंसाफ की, और उसमें कहीं उस संस्कृति को बीच में ला रहे हैं जिसको, जो कहीं ना कहीं राजस्थान का स्तंभ रही है, राजस्थान का आधार रही है, तो लगता नहीं है कि ये सब बयान सियासी बयान है? बिल्कुल त्रिशूल जी, देखिए मैं खुद भी राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान के टोंक जिले से मैं आता हूँ, और कांग्रेस पार्टी के बड़े विधायक जो माननीय उप मुख्यमंत्री पहले रहे सचिन पायलट जी हमारे विधायक हैं। हमारा गांव पूरी तरीके से अशिक्षित है, उतना नहीं है, लेकिन मेरे गांव में कोई भी महिला, मैं देख रहा हूँ 2016 से, मैं समझ रहे 2017-18 से, तो कोई भी महिला इतना घूंघट नहीं करती है, वो ऑलरेडी ही उस प्रकार की प्रथा से निकल रही है। तो ये कहना कि अशोक गहलोत जी के आह्वान के बाद इस प्रकार के सुधार हुए हैं, मैं इनको सिरे से नकारता हूँ। दूसरी बात, भारत एक प्रोग्रेसिव है। भारत में आजादी, मैंने फिर भी कहा है, हर समुदाय का लोग, हर समुदाय के व्यक्ति बोल सकते हैं। नुपुर शर्मा ने एक बयान दे दिया तो पूरे महाराष्ट्र में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई, क्यों हो जाती है? जब आप ये बयान करते हैं कि बयानों से कुछ नहीं होता। देखो, आप बात करेंगे कि सांप्रदायिक सौहार्द भी बना रहे, आप कहेंगे ऐसे जो अनटॉलरेंट जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को हम साकार भी कर ले। ये राजनीतिक व्यवस्था का दुष्परिणाम है, और 21वीं सेंचुरी में कहां जा रही है ये राजनीतिक व्यवस्था, इस पर सोचना करना होगा। और मैं फिर बात करना चाहता हूं कि जिस टेक्नोलॉजी से हम जुड़े हुए हैं, आदरणीय सर, जिस टेक्नोलॉजी से हम जुड़े हुए हैं, उसी टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके कांग्रेस पार्टी की सरकार में इस देश की आजादी के बाद सबसे बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। बड़े बड़े घोटालों से इस देश का, मेरा टैक्स के पैसों को, हजारों लोगों के टैक्स के पैसों को लूटा गया है। और मनमोहन सिंह जी को, इतने ज्ञानी व्यक्ति, उन ज्ञानी व्यक्ति को केवल एक कठपुतली प्रधानमंत्री बनाकर रखा गया। कांग्रेस पार्टी के सहनजादे उनके द्वारा पास किए गए बिल को मीडिया के सामने लाके फाड़ देते हैं। ये डेमोक्रेसी पे विश्वास है? इसको डेमोक्रेसी पे विश्वास कहेंगे? और अगर आप कहोगे कि सच्चाई बोलने से हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप कहिए सर, हम सच्चाई बोलेंगे। जो चीजें हुई हैं उन चीजों पर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप कहेंगे आज इकोनॉमी डाउन हो रही है, हो सकता है मोदी सरकार के कुछ आर्थिक प्रयास उस प्रकार से लागू नहीं हो पाए हैं, लेकिन आप ये भी नहीं कर सकते कि देश में सामाजिक न्याय नहीं आ रहा है। मोदी सरकार ने, आप चिरंजीवी योजना लाते हैं तो देश को आयुष्मान भारत योजना के रूप में 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर देने का काम भी आज आजादी के 70 साल बाद किसी पार्टी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। महिलाओं को शौचालय दिया है, राजस्थान के कितनी ग्रामीण महिलाएं भारत शौच के लिए जाती थी, मोदी सरकार ने दिया है। मनराज जी मैं आऊंगा, तो इस बातों पर मनराज जी मैं आऊंगा। श्याम जी, ये वर्तमान राजनीति का कितना बड़ा खोखलापन है कि उसे सदियों पुरानी संस्कृति का सहारा लेना पड़ रहा है और उस पर हमला करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्तमान में उसे बने रहना है। इसलिए चंद्रशेखर जी, ये विषय बड़ा ही गंभीर है कि जिस प्रकार से एक मौलाना राजस्थान में आकर के और अपना बयान देकर के चला जाता है, और आज स्थिति ये बन जाती है कि हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय चैनल पे चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश के सामने इस विषय पे चर्चा हो रही है।
और उस चीज को वरुण जी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उस विषय के लिए बोलते हैं कि ये तो सामान्य विषय है, इस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और बात इन्होंने कही वो यूपी से परिप्रेक्ष्य से आता है। वरुण जी, पूरा देश जानता है कि यूपी परिप्रेक्ष्य से जो आता है, और यूपी में जो कोई पत्थर भी फेंकता है तो उसके महल ढह जाते हैं। एक पत्थर की कीमत से पूरा महल ढहना पड़ता है। वहां पे कितनी कीमत चुकानी पड़ती है पूरा देश जानता है। वहां पे कोई बात कर जाए, पत्थर फेंक जाए या कोई उटपटांग बयान दे जाए, ये उत्तर प्रदेश के ऊपर आरोप ना लगाए। और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के आजादी के बाद के जो नेता हैं उन पे आपने टिप्पणी कर दी। माननीय राहुल गांधी जी तो मुझे लगता है स्वतंत्रता संग्राम से पहले के हैं, उन्होंने तो कई लाठियां खाई अंग्रेजों की। और आपने टेक्नोलॉजी की बात की। मैं बीच में एक बार सुन लीजिए, पूरी बात कर लूं फिर आप बोलिएगा। टेक्नोलॉजी की बात की आपने, जो टेक्नोलॉजी ईवीएम कांग्रेस लेकर के आई, उसी ईवीएम के लिए ये छाती पीटते रहते हैं हमेशा। टेक्नोलॉजी पे वाहवाही लूटने के लिए कि कंप्यूटर लाए थे राहुल गांधी जी, ईवीएम भी आप ही तो लाए थे। क्यों छाती पीटते हैं, क्यों रुदाली होती है हर चुनाव में? टेक्नोलॉजी का जहां आप श्रेय लेते हैं तो ईवीएम का भी श्रेय लीजिए कि हम ईवीएम लेके आए थे। उसको गाली मत दीजिए, कोई अपने बच्चे को गाली नहीं देता है, आपका पोषित प्रोजेक्ट है वो। आपको जनता नकार देती है और आप गाली ईवीएम को देते हैं। ये बड़ा हास्यास्पद विषय है कि जनता नकारती है, गाली ईवीएम को पड़ती है। ईवीएम हैक हो जाता है, ईवीएम ऐसा हो जाता है, ईवीएम वैसा हो जाता है। तो बीजेपी और कांग्रेस और सारे दल आजकल सम्मिलित हैं कि वर्तमान सियासत को जगह बनाने के लिए, सियासत में जगह बनाने के लिए दशकों पुरानी संस्कृति पर हमला हो रहा है और कोई नहीं बोल रहा है इसमें। जी बिल्कुल, हमारी जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, मैंने पहली बार में ही कहा, उसको कोई बात करे, ऐसा कोई राजस्थान में आके कोई वीर पैदा नहीं हुआ कि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को चैलेंज कर जाए, उसके लिए कुछ उटपटांग बोल जाए। ये बिल्कुल ही राजस्थान की जनता के लिए, तो राजस्थान के वीरों के लिए अस्वीकार है। और मैंने पहले वक्त में भी कहा था, मैं सिरे से खारिज करता हूँ, पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता के संबंध में कोई भी इस तरह की बात करे, उन पूरे राजस्थान की जनता की तरफ से भी खारिज करता हूँ। ठीक है वरुण जी, क्या वाकई में वर्तमान संदर्भ कमजोर पड़ गए हैं, विकास के मापदंड कमजोर पड़ गए हैं कि हमें पुरानी संस्कृति और पुराने संदर्भों का सहारा लेना पड़ रहा है सियासत के लिए? त्रिशूल जी, पहले तो इन दोनों का जवाब दे दो। उन्होंने मेरी हर बात को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश, क्योंकि इनके खुद के पास तर्क नहीं हो। वरुण जी ने ऐसे कहा, वरुण जी ने ऐसे कहा, अपने मन से इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं। तो मैं क्या बहस करूंगा इन लोगों से? आपने जो बात, सांस्कृतिक बात है, इस देखिए, एक मौलाना ने एक बात और करी। उन्होंने कहा पश्चिमी संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति का इन्फ्लुएंस भारत को। अब वो मौलाना ने किस संदर्भ में की वो अलग बात है, लेकिन ये हम, आप और मैं भी जानते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति का भारतीय संस्कृति पे बड़ा प्रभाव पड़ा है बच्चों में। वरुण जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। वरुण जी, त्रिशूल जी, ब्रेक से पहले कि पाश्चात्य संस्कृति का कितना इन्फ्लुएंस भारतीय संस्कृति पे हुआ है, ये भी उन्होंने कहा मौलाना ने। हालांकि वो किस संदर्भ में कहा वो अपना संदर्भ होगा उनका, लेकिन ये चीज हम भी जानते हैं, पाश्चात्य संस्कृति का बड़ा पॉजिटिव प्रभाव भी है तो नेगेटिव प्रभाव भी भारतीय बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ा है। क्योंकि जैसे हमारे वेशभूषा पे पड़ा है, हमारे खान पान पे पड़ा है, हमारी एजुकेशन सिस्टम पे पड़ा है। अभी सब बहस करने लग जाएंगे, लेकिन भागते कहाँ एडमिशन कराने मिशनरी स्कूलों में। भारतीय संस्कृति से जुड़े स्कूलों में तो पढ़ाना नहीं चाहते भारतीय लोग। तो वो चीज भी हमको डिस्पैरिटी चेक करनी पड़ेगी। और ये जितनी सरकारें, राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें, आप मुझे देखिए, मेरी खुद की सरकार है राजस्थान में, गुजरात में की सरकार है, सब कह रहे हैं हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल कर दिया, इंग्लिश मीडियम स्कूल करके लोग भाग रहे हैं वहां एडमिशन लेने। ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है सब जगह, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं।
तो ये आप जब तक एजुकेशन सिस्टम से दूर नहीं करोगे इन चीजों को, ये चीजें नहीं दूर हो सकती। आपने हमको अपन बच्चे थे हिस्ट्री में पढ़ाया, राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का विरोध किया, ये किया, तो उसके बाद सती प्रथा समाप्त हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं याद दिला दूं, जब कांड हुआ था सीकर में, याद होगा आप लोगों को, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। हाँ, मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा, जबरदस्ती भरते नहीं खोलना चाहता, जो आज की वर्तमान भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ये सामाजिक कुरीतियां थी, इसके खिलाफ सब लोग बोले, क्योंकि मेन कांग्रेस ही थी भारत के अंदर आजादी से पहले भी, और ज्यादातर कांग्रेस के श्रेय खाते में ज्यादा जाएगी चीजें, इसमें चिढ़ने की भारतीय जनता पार्टी को कोई बात नहीं। लेकिन ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रश्न भी जो है, इसको भी गौर करना चाहिए, क्योंकि आप बार बार भारतीय संस्कृति की बात करते हो, जब तक एजुकेशन सिस्टम में, बच्चों के लालन पालन में, संस्कार में, उनके विकास में भारतीय संस्कृति नहीं आएगी, तो किसको दोष दोगे? राजनीति में तो बेजा इस्तेमाल हो रहा है ना। नहीं, राजनीति में तो कब हो रहा है? 2014 से पहले कितना इस्तेमाल हुआ वो चेक कर लीजिए, और 2014 के बाद 8 वर्ष जो कालखंड मोदी जी बार बार बोलते हैं, अभी मोदी जी की दोनों लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कालखंड कर रहे हो, इस 8 वर्ष के कालखंड में तो ये सब व्यवस्था है। उसके पहले कौन बोल रहा था ऐसे? बताइए आप मेरे को। जो बोल रहे थे इक्के दुक्के, उनकी सामाजिक कोई सरोकार लोग उनको इज्जत नहीं देते थे। आज क्या है, कुछ मैंने टेक्नोलॉजी की बात की, क्या होता है, जैसे वो ओवैसी जी है, अब कोई बात करते हैं तो क्योंकि टीवी चैनल है, बुराई भी नहीं कर सकते आप, टीवी चैनल बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी तो ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ गए, बाद में और एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी, तो इन लोगों को मीडिया हाइप मिल रही है। मीडिया हाइप मिलती है तो कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल रिमार्क ऐसा करते हैं कि भाई पॉपुलैरिटी बढ़े। तो ये चीज जो चेक जो है ना, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को एक कोई पार्लियामेंट में, विधानसभा में डिस्कशन होना चाहिए, ऐसे लोगों को हाइप कैसे दें। आप या तो अमेंडमेंट करोगे लॉ में, आईपीसी में, कि भाई ऐसा कोई संस्कृति के खिलाफ भी किसी ने स्टेटमेंट दिया, उसका क्या बैरोमीटर होगा, उसमें बैरोमीटर तो करोगे ना, संस्कृति पे कितना उसने खिलाफ बोला, कितना नहीं बोल पाया, उसका कोई आप बैरोमीटर तैयार करोगे तो पार्लियामेंट का काम है ऐसा लॉ बनाए कि 20 साल 30 साल बाद बनाओगे, जब तक सारी संस्कृति मटिया मेट हो जाएगी, फिर क्या तो कांग्रेस ने किया था। ये आप भाग नहीं सकते, एस्केपिज्म से नहीं चल सकता देश। मैंने कहा ना, सोसाइटी डायनामिक प्रोग्रेसिव है, ये सभी विधायक, सभी सांसद जो देश के हैं, उनकी जिम्मेदारी है, वो नेतृत्व खाली राजनीतिक नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, सामाजिक नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो समाज में अगर कोई कुरीति है, कोई गड़बड़ हो रही है, तो उनकी सबकी जिम्मेदारी, आप कांग्रेस की जिम्मेदारी, अशोक गहलोत की जिम्मेदारी है, इस करके भाग थोड़ी सकते हो। 200 विधानसभा विधायकों की जिम्मेदारी है, विधायक चुन के गया, एक विधायक भी अगर एक्शन लेता है तो उसकी जिम्मेदारी है, तो नहीं ले रहे भाई विधायक, हर चीज को कांग्रेस के माथे थोपना है। मैंने कहा ना, एक इन्होंने एक हमला मचा लिया। अगर आप वाकई निष्पक्ष हो, आपके मन में बीजेपी कांग्रेस नहीं है, आप भारतीय पहले हो, आप ऐसी बात नहीं करोगे, सारे सांसद, सारे विधायकों को दोषी मानोगे, नहीं तो खाली कांग्रेस करोगे, तो सबको पता है कि भाई आपके मन में क्या है। श्याम जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? जी। वरुण जी कहना चाह रहे हैं कि विधायक कांग्रेस सारे दोषी हैं, 200 है। विधायक की और मंत्री की सुन कौन रहा है? मंत्री को तो रात को 2 बजे ट्वीट करना पड़ता है। तो विधायकों की सुनवाई की कार्यक्रम, आप जन सुनवाई कार्यक्रम चला रहे हैं, आपको तो मंत्री विधायक सुनवाई कार्यक्रम चलाना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, कि आज मंत्री विधायक की सुनवाई का कार्यक्रम है, बताओ किस किस को क्या समस्या है। और आपके मोदी कितना मिलते हैं आम जनता से? कितने जनता दरबार लगाए? आप पे कौन सा मंत्री मिलता है, कौन सा सांसद जनता दरबार लगाता है? 25 सांसद, 24+1। उनका तो उदाहरण दे दो। कांग्रेस तो बुरी है, इसलिए तो हट गई ना सत्ता से। आप तो अच्छे थे, आप कितनी जन सुनवाइयां करते और क्या इम्प्लीमेंट कर रहे थे? करप्शन हो गया पूरा, ठीक है, करप्शन हो गया पूरा जी, ठीक है। अब बोला श्याम जी, मैं आऊंगा। मैं बताना चाहूंगा वरुण जी, क्या मोदी जी का आप वो करेंगे, पैमाना नापेंगे? मोदी जी को स्वीकार किया पूरे देश ने, दोबारा अगर प्रधानमंत्री बनाया है तो आप जनमत का अपमान कर रहे हैं ये बोलकर कि मोदी जी क्या करते हैं, और उनके कार्य प्रणाली पे अगर प्रश्न उठा रहे हैं तो पूरे देश का अपमान कर रहे हैं आप सार्वजनिक रूप से। का नाम लेते वो अपमान नहीं है? राजीव गांधी का नाम लेते वो अपमान नहीं है? ठीक है, आप बार-बार मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा मैं। मनराज जी करेंगे, मैं मनराज बोल दूंगा आपको। मनराज जी, बाकी सब बोले प्रधानमंत्री, वर्तमान में करेंगे, ठीक है, मैं आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। श्याम जी, वरुण जी, मैं आऊंगा। मैं ऐसी बात नहीं करता। वरुण जी, मैं आऊंगा आप दोनों के पास। एक पक्ष सही है, दूसरा पक्ष गलत है, मैं बोलता ही नहीं हूं। वरुण जी, मैं आऊंगा आप पास। मनराज जी, वर्तमान के विषैले वातावरण के लिए, विषैले जो व्यवहार जो हो रहा है, जो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, कौन दोषी लगता है आपको? सियासत का दोष नहीं है इसमें?
बिल्कुल वर्तमान का जो विषैला वातावरण है उसके लिए राजनीति दोषी है, राजनीति की बढ़ती महत्वाकांक्षा दोषी है, नेताओं का धर्म विशेष के साथ लगाव दोषी है। देखो, धर्म कोई बुरा नहीं होता, धर्म जीवन जीने की पद्धति होती है और धर्म के आधार पर विभाजन तब होता है जब हम किसी अपने धर्म को सुपीरियर मान के दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। सनातन संस्कृति की अगर हम बात करते तो सनातन संस्कृति समन्वय की संस्कृति थी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर बैठते थे और एक डिबेट होती थी, एक अच्छे वातावरण में रह रहे थे। लेकिन 21st सेंचुरी के इस वातावरण में ऐसा क्या हो गया है कि धर्म के आधार पर व्यक्ति बट रहा है और इस धर्म के आधार पर बढ़ते व्यक्तित्व में राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। स्ट्रिक्ट पॉलिसी होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और यह होना चाहिए कि धर्म के आधार पर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के माध्यम से एक्शन हो, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, बीजेपी का व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हो। तब हम इस देश को समावेशी कल्याण के साथ आगे ले जा सकते हैं, जब हम इस देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। और सावरकर ने हिंदुत्व की बात की थी, लेकिन सावरकर ने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान भारत का हिस्सा नहीं है। उसने हिंदुत्व शब्द इस देश की भौगोलिक अवस्था के साथ जोड़ा और महात्मा गांधी ने भी इस चीज को स्वीकार किया था। लेकिन आज क्या हो रहा है चंद्रशेखर जी, आज राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। आज अगर हम कोई आके बयान देता है तो उसको एक पार्टी सपोर्ट कर देती है, उसको दूसरी पार्टी सपोर्ट कर देती है। ये भारत के प्रोग्रेसिव नेचर के आगे एक दीवार खड़ी हो गई है और जब तक इस दीवार को नहीं तोड़ेंगे हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते। श्याम जी, जहाँ तमाम पाबंदियां हैं रैली निकालने पर, जहाँ तमाम पाबंदियां हैं जुलूस निकालने पर, वहाँ इतने बड़ी बड़ी सम्मेलन हो जाते हैं और आप कह रहे हैं कि कुछ हम विरोध करते हैं, खारिज करते हैं, इसको मैच खारिज करने। मैं वही पूछना चाहूंगा वरुण जी से, जहाँ रामनवमी पर धारा 144 लगा दी जाती है रैली निकालने के लिए, वहां हजारों की संख्या में इनके चिर परिचित मित्र एकत्र होते हैं, शांति दूत एकत्र होते हैं, उस पे किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई जाती, ना उनके बोलने पर, ना उनके कार्यक्रम पर। लेकिन हिंदुओं के डीजे नहीं बजेंगे, उनके लाउड स्पीकर बज रहे हैं, पूरा जयपुर सुन रहा है। हिंदू रैली निकालेगा रामनवमी पर, डीजे नहीं बजेंगे, रैली निकालेंगे उस पर धारा 144 लगा दी जाएगी, रैली नहीं निकाली जाएगी, यात्रा नहीं निकाली जाएगी भगवान की। लेकिन ये कार्यक्रम होगा, क्यों? क्योंकि हम है ना। एक राहुल गांधी जी के लिए वरुण जी आज टी शर्ट पे लिखा हुआ था जिलों में राहुल झुकेगा नहीं, और एक इधर अशोक गहलोत जी की टी शर्ट पे लिख देना चाहिए, मैं हूं ना। वरुण जी, और किसके लिए समाप्त हो रहा है क्या? वाकई में जब रैली और सम्मेलन और तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध के आदेश जारी हो जाते हैं सरकारों से, वहाँ इतने बड़े सम्मेलन हो जाते हैं और तमाम तरह की बातें हो जाती हैं, क्या लगता नहीं है कि सरकारों का संरक्षण है और राजनीतिक सियासत कहीं ना कहीं सियासत का संरक्षण है इन तमाम बातों को? त्रिशूल जी, राजनीतिक संरक्षण नहीं, राजनीतिक रूप से किसकी क्या इच्छा शक्ति है। अभी आप राजस्थान को, मैंने कहा ना, बार बार ब्लेम करते हो। हमने दिल्ली में रैली निकाल महंगाई के विरोध में करना चाह रहे थे, पब्लिक क्यों था, आपने क्यों प्रतिबंध लगाया उस पे? हमको जयपुर में करनी पड़ी। आज अगर मैंने आपको शुरुआत में कहा था जयपुर में रैली की तो जयपुर में महंगाई तो कम करते हैं। समय समाप्त हो रहा है। श्याम जी, वरुण पुरोहित जी, मनराज गुर्जर जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। राजस्थान की जमीन का सियासी इस्तेमाल किया जा रहा है और सियासत खामोश है। अब देखना ये होगा कि कहीं ना कहीं अवाम को उस परेशानी का सामना नहीं करना पड़े जो करौली और जोधपुर में करना पड़ा था। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN वीडियो।